अच्छा भी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मुझे सुन सकते होंगे। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम हमने जो है वो ऑसिलेशंस का चैप्टर जो है वो ख़त्म किया था और आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है या स्टार्ट कर दिया था। आप में से कोई मुझे याद दिला सकता है कि आज हमें क्या करना है? लास्ट टाइम हमने ऑसिलेशन का चैप्टर ख़त्म कर दिया था ना हम लोगों ने। आज याद सर नहीं? शायद रेजोनेंस रहता है। रेजोनेंस। रेजोनेंस करवाया तो था मैंने कल। कल आखिरी चीज़ हमने क्या डिस्कस की? वर्कशीट सॉल्व की थी हमने एक ऑसिलेशंस की। बस वर्कशीट ही सॉल्व की थी बस। हाँ तो बस ये हो तो गया ख़त्म। पे वर्कशीट जो आखिरी वर्कशीट सॉल्व की है, हाँ, सही है ना? चलो सही है। तो फिर ये है कि अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना अगले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर आपसे एक चीज़ पूछनी थी। आप देखो। सर आप रिवीजन देंगे क्या जो पिछले जो चैप्टर्स हैं, स्पेशली वो इलेक्ट्रिक फील्ड? मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मुझे रिवीजन देना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन वो इतना अच्छा समझ में आता नहीं है। तो तकरीबन सभी लोगों को मैं रिवीजन दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। बाकी चैप्टर्स को तो मैं कमिट नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवीजन हाँ मुझे देना पड़ेगा, वो मैं दूंगा। और कोई चांस है नोट्स का? नोट्स साथ में? यार असल में पिछले एक दो हफ्ते से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं जो लिखता हूँ ना ये कुछ सेव नहीं हो पा रहा। पता नहीं कोई टेक्निकल इशू है। तो कभी पीडीएफ सेव होती है, कभी नहीं होती है। जो जो पीडीएफ सेव है वो तो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन जो सेव नहीं हो पाएंगे वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है ना? हाँ ये कि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मिस सुमेरा से कांटेक्ट करें, वो रिकॉर्ड करती रहती हैं क्लास को, तो क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। क्लास रिकॉर्डिंग का उनसे बोल दिया करें मिस सुमेरा से। चलें खैर। वो आप अपनी थोड़ी स्पीड थोड़ी कम करना है सर, आप बहुत तेजी तेजी। सिलेबस होता है वैसे ही हो रहा है। असल में मसला है कि ऑनलाइन क्लास में चीज़ और भी तो है ना। ऑनलाइन क्लास का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें वन वे कम्युनिकेशन हो रही होती है। यहाँ सिर्फ टीचर बोल रहा होता है, बच्चे सुन रहे होते हैं। तो उससे होता है कि वो काम जो कि 1.5 क्लास में 2 क्लास में होता है नॉर्मली फिजिक्स क्लास में, यहाँ पे 1 क्लास में हो जाता है। हालांकि पूरे 1 घंटे क्लास होती भी नहीं है। मैं 5-10 मिनट लेट शुरू करता हूँ और 5-6 मिनट 4 मिनट पहले छोड़ भी देता हूँ। तो मुश्किल से ये 50 मिनट्स की क्लास होती है, 45-50 मिनट की क्लास होती है। लेकिन चूँकि मैं मुसलसल बोल रहा होता हूँ, मुसलसल एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, तो हमारा काम बहुत सारा हो जाता है। जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत तेज़ चल रहे हैं, हालांकि हम तेज़ नहीं चल रहे हैं। हमारा काम काफ़ी कवर हो रहा है। भाई देखिए अब तो फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमारा पेस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल क्लासेस में आप उतना काम नहीं कर पाते जितना आप ऑनलाइन क्लास में कर लेते हैं। ठीक है? तो मैं खाली कब फिजिकल क्लासेस कब से? कल से है ना तुम लोगों की? वो कंफर्म नहीं है सर। आज वो गवर्नमेंट बैठेगी, वैसे डिसाइड करेगी क्या करना है। गवर्नमेंट तो ये डिसाइड करेगी ना कि छोटे बच्चों के स्कूल खोलने हैं नहीं खोलने हैं, बड़े बच्चों क्या के तो पता खोलने हैं। हमारा भी फैसला बता दें। अच्छा। और कॉलेज वाले भी अपने डिसीजन चेंज करते रहे ना। पहले मंडे था, वेडनेसडे हो गया। अभी तक तो वेडनेसडे है ना कॉलेज वालों का डिसीजन। हम्म। चले देखते हैं, अल्लाह मालिक है। बहरहाल आज 22 सितंबर है। 2020 जो है साल है, जो कि बस अल्लाह रहम करे बड़ा ख़तरनाक साल साबित हो रहा है। और अभी तक की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जैसा कि आपको पता है कि एएस में मैंने आप लोगों को जो है 4 बुक्स दी थी। ऐसे ए टू में भी 4 बुक्स हैं। बुक 1 है, फिर जो है वो आपकी बुक 2 है, फिर आपकी जो है वो बुक 3 है, और फिर आपकी बुक 4 है। ठीक है? अब हमने पूरे सिलेबस की वर्कशीट्स को और प्रैक्टिस एक्सरसाइज को इन 4 बुक्स में डिवाइड किया हुआ है। और फिर ऐसे ही आपकी जो है वो असाइनमेंट की भी बुक्स हैं। जैसे आपको असाइनमेंट की बुक्स मिलती थी ना एएस में, आपकी असाइनमेंट बुक 1 होगी, फिर आपकी असाइनमेंट बुक 2 होगी, फिर आपकी असाइनमेंट बुक 3 होगी, और फिर आपकी असाइनमेंट बुक 4 होगी। अब जो आपकी बुक 1 है, इस बुक 1 में आपके जो है वो शुरू के 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है? इस बुक 1 में आपके शुरू के 4 चैप्टर्स हैं। सर्कुलर मोशन, 4 नहीं बल्कि ज़्यादा हैं। और फिर आपके ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर आपके ऑसिलेशन के क्वेश्चन हैं इसके अंदर, इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस हैं, फाइनली आपके कैपेसिटेंस के चैप्टर के इसमें क्वेश्चन हैं। तो बुक 1 में इन 5 चैप्टर्स की वर्कशीट्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, और इत्तेफाक से 5 चैप्टर्स हम कर चुके हैं।
इट मीन्स वी आर डन विद बुक नंबर 1। यानी कि हमारे सिलेबस में जो 4 बुक्स हैं उन 4 बुक में से एक बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो यू कैन से दैट वी हैव डन द 25% ऑफ सिलेबस। अब ये अलग बात है कि आपने मुझे अभी तक इसमें कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई क्लासेस स्टार्ट हो तो फिर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट लेना शुरू करूँ। उसमें मैं करूँगा ये कि एक टॉपिक आपका रिवाइज़ कराया करूँगा और फिर उसका टेस्ट ले लिया करूँगा आपका। और दुआ करेंगे जल्द से जल्द जो है एज सुन एज पॉसिबल कॉलेजेस जो स्टार्ट हो, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो फिजिकल, तो फिर ये टेस्ट वगैरह इसके मैं लेना शुरू करूँगा। अब देखें जो हमारी बुक 2 है उसमें भी 4 चैप्टर्स हैं। बुक 2 में पहला चैप्टर जो है वो है कम्युनिकेशन का, ठीक है। एंड बाय द वे दिस इज़ द लास्ट ईयर ऑफ दिस चैप्टर, यानी अगले साल अगले जो 2022 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कम्युनिकेशन का चैप्टर नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस का लास्ट ईयर है और अगले साल से सिलेबस चेंज हो जाएगी। यानी अगर आप इस साल अगर फर्स्ट करेंगे A2 नहीं कर पाए तो अगले साल जो आप A2 करेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो अगले साल जो आप A2 करेंगे उसका सिलेबस डिफरेंट होगा। सो दिस इज़ द लास्ट ईयर ऑफ दिस सिलेबस। नेक्स्ट ईयर द सिलेबस इज़ गोइंग टू चेंज। तो कम्युनिकेशन का चैप्टर जो है ये मेरे ख्याल से मैं इस साल आखिरी दफ़ा पढ़ा रहा हूँ। अगले साल ये कम्युनिकेशन का चैप्टर मैं 11वीं में नहीं पढ़ा सकूँगा, बिकॉज अगले साल जो है कम्युनिकेशन का चैप्टर होगा ही नहीं। इसकी जगह और दूसरे चैप्टर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह एस्ट्रोनॉमी आ जाएगी, तो अगले साल इंशाल्लाह ताला A2 में एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी। तो अगले साल इंशाल्लाह ताला मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ाऊँगा बजाय कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन का चैप्टर है इस बुक 2 में। इसके अलावा इसमें करंट का चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा DC सर्किट का इसमें चैप्टर है और उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है। अभी करंट और DC सर्किट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आता है, तो बेसिकली देखा जाए तो उसमें कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स ही 2 मेन टॉपिक हैं इसके अंदर। बुक 3 जो है उसमें आपके पास जो है वो 5 टॉपिक्स हैं। बुक 3 में आपके पास 5 टॉपिक्स हैं। बुक 3 में आपके पास जो है वो आइडियल गैस है, उसके बाद आपके पास जो है वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद आपके पास जो है वो टेम्परेचर है, उसके बाद जो है आपके पास क्वांटम फिजिक्स है और फिर आपके पास फाइनली न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है। और जहाँ तक बुक 4 का ताल्लुक है, तो बुक 4 में आपके पास जो है टोटल जो है वो क्या क्या है। बुक 4 में आपके पास जो है मैग्नेटिज्म है, ठीक है। बुक 4 में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। बुक 4 में आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट है और बुक 4 में फाइनली आपके पास मेडिकल फिजिक्स है। ये टोटल आपका पूरा सिलेबस से 4 बुक्स में डिवाइड किया हुआ है। Now, as I told you that we are done with book 1. Book 1 के पांचों टॉपिक्स हम कर चुके हैं। So definitely we are going to start book 2. और बुक 2 को स्टार्ट करने का मतलब ये है कि अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टॉपिक कौन सा होगा, वो टॉपिक होगा कम्युनिकेशन का। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टॉपिक कौन सा होगा भाई, वो टॉपिक होगा कम्युनिकेशन का टॉपिक होगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है, देखिए हमारी सीक्वेंस के हिसाब से हमारा टॉपिक नंबर 6 है। देखिए हमारी सीक्वेंस के हिसाब से कौन सा है, टॉपिक नंबर 6 है। टॉपिक नंबर 6 इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस। देखिए जो चैप्टर है इसमें जो मेन एरियाज हमें डिस्कस करने हैं, उनमें सबसे पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो मॉड्यूलेशन का है, ठीक है। उसका अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है डिजिटल कम्युनिकेशन। इसके अलावा इसमें हमें टॉपिक डिस्कस करना है आपका एटीन्यूएशन का। इसके अलावा इसमें हमें टॉपिक डिस्कस करना है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का। तो ये मेन एरियाज हैं जो कि हम इसमें कवर करना है, मॉड्यूलेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, एटीन्यूएशन, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मॉड्यूलेशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि अ प्रोसेस in which
process in which amplitude or frequency of a carrier wave is varied in synchrony with displacement of information signal. ये मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन, ठीक है भाई। किस डेफिनेशन है भाई? ये मॉड्यूलेशन की, ये मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन की ख़ास बात ये है कि आप इस डेफिनेशन को जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़कर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आपने पढ़ा प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरियर वेव इज वेरिड इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप अरबी में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ तो लेते हैं, समझ में कुछ नहीं आता इसका मतलब क्या है। तो बिल्कुल ऐसे ही अंग्रेजी में एक चीज़ मैंने लिख दी है जिसको आप पढ़ तो सकते हैं बिकॉज यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश, लेकिन अब इसका टेक्निकलिटी क्या है, इसका मतलब क्या है, टेक्निकली इसका मतलब क्या है, तो वो सर पे से गुजर गया। अब इसके लिए आपको बड़े सब्र तहम्मुल के साथ मेरी पूरी बात सुनना पड़ेगी और एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर मैं करूँगा। उस लंबी चौड़ी तकरीर के बाद जो है ये 2 लाइनों की डेफिनेशन आपकी समझ में आ सकेगी। देखिए, जब मैं कम्युनिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, यानी कि अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना। अभी मैं आप लोगों से क्या कर रहा हूँ? मैं आप लोगों से अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो जब कोई बात होती है, मैं हम आवाज़ की बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने कुछ बोला, ये आपकी साउंड है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये आवाज़ आ रही है सोर्स से। ये आवाज़ एक बंदा सुन रहा है, तो जब बंदा आवाज़ सुनेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिसीवर। यानी एक जगह से बात प्रोड्यूस होती है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो चीज़ क्या कहलाती है? सोर्स, या वो बंदा क्या कहलाता है? सोर्स। और जहाँ तक वो आवाज़ पहुँचती है या जो बंदा वो आवाज़ को सुनता है, तो वो बंदा या वो चीज़ क्या कहलाती है? रिसीवर कहलाती है। अब अगर फर्ज करें कि ये एक शरीफ आदमी है, ठीक है, एंड स्पीक्स, कुछ कहता है, ये बंदा है, क्या है? सोर्स है, ये बोलता है, ही इज स्पीकिंग। एक दूसरा बंदा है, लिसनिंग। बंदा क्या कहलाएगा? बंदा कहलाएगा रिसीवर कहलाएगा। बंदा रिसीवर है, बंदा सोर्स है, क्योंकि ये बोल रहा है, ये सुन रहा है। अब फर्ज करें कि ये जो बोलने वाला आदमी है और जो सुनने वाला आदमी है थोड़ा दूर हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये ज़रा ज़ोर से बोलेगा, फिर ज़रा ज़ोर से बोलेगा, जब ज़ोर से बोलेगा तो आवाज़ चली जाएगी, ये आवाज़ सुन लेगा, ठीक है। अब फर्ज करें कि ये बंदा जो है बात करना चाह रहा है, और जिन बंदों से बात करना चाह रहा है बंदे बहुत सारे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं इस तरह से। ये सारे क्या हैं? ये सारे रिसीवर हैं। ये बंदा जो बात करना चाह रहा है सामने मजमे से, फर्स्ट करें जुमे का खुतबा हो रहा है या इमरान खान का जलसा हो रहा है, तो ये सोर्स है जहाँ से आवाज़ आएगी और ये सारे रिसीवर हैं जो कि उसकी आवाज़ को सुनेंगे। प्रॉब्लम ये कि लोग, ये जो रिसीवर है और जो सोर्स है, उसके बीच में डिस्टेंस इतना है, रिसीवर अगर चीख के भी बोलेगा ना तो बस सिर्फ करीब वाले लोगों को तो आवाज़ आएगी, दूर तक वाले लोगों को आवाज़ नहीं आएगी। तो इस मसले के हल के लिए हम क्या करते हैं? इस मसले के लिए हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं लाउड स्पीकर, ठीक है। इस मसले को हल करने के लिए हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर ये कहता है कि ये जो सोर्स है, यानी जो बंदा है, इसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है, यानी कि जो साउंड है, इस साउंड को ये कहाँ से गुजारता है? गुजारता है एक माइक में से। माइक होता है इसमें आप बोलते हैं। माइक क्या करता है? माइक इस आवाज़ को एक ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देता है।
माइक इस आवाज़ को एक ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देता है। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो माइक ने बना दिया है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या कहलाता है? ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, यानी जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपने आप बात कही है, उस बात को जब आप एक माइक में से गुजारेंगे तो माइक उसको क्या करेगा? माइक उसको एक ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देगा। वो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल है। फिर ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो एक लाउड स्पीकर के एक डब्बे में से गुजरता है, और उस डब्बे का नाम क्या होता है? डब्बे का नाम होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर कुछ भी नहीं करता, बस इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देता है, यानी कि जो पहले इस तरह का था ये अब यूं हो जाएगा। यानी वेव बिल्कुल वही है, लेकिन पहले वेव का एम्पलीट्यूड कम था, वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया। तो जब ये वेव के एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीफायर कहते हैं। अब एम्पलीफायर होकर ही आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल अब कहाँ पहुँचेगा? स्पीकर में पहुँचेगा। अब स्पीकर क्या करेगा? इस स्पीकर को दोबारा से आवाज़ में चेंज कर देगा, स्पीकर को फिर से आवाज़ में चेंज कर देगा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि आपने बोला, आपकी आवाज़ माइक एक ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज हो गया। अब अगर फर्स्ट करें, जो माइक इस ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज किया माइक ने आवाज़ को, उसको मैं इन्फॉर्मेशन सिग्नल कह रहा हूँ। अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन सिग्नल को अभी स्पीकर में से गुजार दूँ तो मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई देगी जो इस आवाज़ से मैं बोल रहा था। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इस आवाज़ को स्पीकर में डालने से पहले, इस इन्फॉर्मेशन सिग्नल को स्पीकर में डालने से पहले मैं इसको एम्पलीफायर में से गुजारता हूँ। एम्पलीफायर में से गुजारने से क्या होता है कि जो करंट मैंने बनाया था, ये करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा करंट स्पीकर में गुजरता है तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है वो आवाज़ भी फिर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वजह है कि आप माइक में जितनी ज़ोर से बोलते हैं, स्पीकर में जो आपकी आवाज़ आती है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी आती है, क्योंकि आपने अपनी आवाज़ को पहले करंट में चेंज किया होता है, फिर उस करंट को एम्पलीफाई किया होता है, और फिर उस करंट को एम्पलीफाई करने के बाद आपने उसको दोबारा आवाज़ में चेंज किया होता है। तो इस तरह आप जो है वो पूरे मजमे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े लीडर बन गए, और अब आप जो है सिर्फ एक मजमे से खिताब नहीं करना चाहते, बल्कि जो है वो आप फर्ज करें एक पूरे शहर से या पूरे कंट्री से आप खिताब करना चाहते हैं, आई वांट टू टॉक टू द होल सिटी या द होल कंट्री। ठीक है, तो फिर लाउड स्पीकर से काम नहीं चलेगा। अब लाउड स्पीकर पर जितनी जोर से बोलेंगे, अगर इस्लामाबाद में खड़े होकर आप लाउड स्पीकर पे बात कर रहे हैं तो पिंडी तक आवाज़ नहीं आएगी। इवन अगर आप अपने घर पे की छत पे खड़े होकर लाउड स्पीकर पे बात करेंगे तो 4 गलियां छोड़ के या 6 गलियां छोड़ के आपकी आवाज़ मुश्किल से जाएगी। तो लिहाजा एक मजमे से या जुमे के खुतबे से या किसी सियासी जलसे से खिताब करने के लिए तो लाउड स्पीकर इनफ है। लेकिन अगर आप जो डिस्टेंट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जिसको आप टेक्निकल जबान में कहते हैं टेली कम्युनिकेशन, अगर आप टेली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, टेली का मतलब होता है दूर, तो अगर आप दूर तक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप टेली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ लाउड स्पीकर से काम नहीं चलेगा। फिर वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? फिर वहाँ पे आपको मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। फिर वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है? फिर वहाँ पर आपको मॉड्यूलेशन करना पड़ती है। तो अगर आप पूरे मुल्क से या पूरे शहर से बात करना चाहते हैं तो फिर आप वो बात रेडियो के ज़रिए करेंगे, और रेडियो के ज़रिए अपनी बात को आगे पहुँचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको मॉड्यूलेशन करना पड़ती है। तो द प्रोसेस थ्रू विच यू कम्युनिकेट यू कम्युनिकेट टू अ डिस्टेंट रिसीवर, एक दूर रिसीवर यानी कि एक बंदा जो बहुत दूर है आपसे, उससे अगर आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और आप रेडियो के ज़रिए कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो आपको जो प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा वो प्रोसेस क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन कहलाता है। अभी मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन क्या होता है कि पहले आप बोलते हैं या आप सोचते हैं, आपने आवाज़ पैदा की, हम क्या करेंगे? इस आवाज़ को गुजारेंगे एक माइक से, माइक इसको ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देगा। ठीक है, तो माइक ने आपकी आवाज़ को एक ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर दिया। अभी ऑल्टरनेटिंग करंट या एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये क्या है? ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, यानी कि ये वो वेव है या ये वो ऑल्टरनेटिंग करंट है या ये वो वोल्टेज है जो कि आपकी आवाज़ से बना है, यानी कि आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल है। हम क्या करते हैं कि हम एक रेडियो वेव लेते हैं, ये रेडियो वेव है, ठीक है, ये रेडियो वेव है, और हम इस रेडियो वेव से कहते हैं कि भाई जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो हमारी आवाज़ है, इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने ऊपर बिठाओ, यानी कि इसको कैरी करो, और उसको कैरी करके जो ना पूरे शहर में फैला दो या पूरे मुल्क में फैला दो या दूसरे मुल्क ले जाओ, क्योंकि रेडियो वेव तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। आप जहाँ बोलेंगे वहाँ विद इन सेकेंड्स पहुँच जाएगी,
सेकंड्स क्या लेस देन सेकंड्स पहुंच जाएगी। तो ये जो रेडियो वेव होती है ये आपकी इन्फॉर्मेशन को बेसिकली कैरी करती है। ये जो रेडियो वेव होती है आपकी इन्फॉर्मेशन को बेसिकली कैरी करती है। तो चूँकि आपकी इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है इसलिए क्या कहलाती है, इसलिए कहलाती है कैरियर वेव कहलाती है। अब ये जो कैरियर वेव है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रही है, रेडियो वेव जो कि हम फेंकेंगे, तो ये जो रेडियो वेव होती है ये आपकी इन्फॉर्मेशन को अपने ऊपर फिजिकली बिठाती नहीं है, बल्कि वो अपनी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को अपने ऊपर जो है वो पेस्ट कर देती है, यानी कि अपने ऊपर जो है उसको लिख लेती है। अब ये रेडियो वेव जो है अपने ऊपर जो इन्फॉर्मेशन को लिख लेती है, आपकी इन्फॉर्मेशन सिग्नल को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। यानी कि ये कैरियर वेव है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो ऊपर मेरा इन्फॉर्मेशन सिग्नल है ना, जो आवाज़ को मैंने करंट में चेंज किया था, इस इन्फॉर्मेशन सिग्नल को इस कैरियर वेव के ऊपर लिख दो। तो अगर आप अपने इन्फॉर्मेशन सिग्नल को उस कैरियर वेव के ऊपर लिखते हैं तो लिखने का प्रोसेस क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप इसके रेडियो वेव के एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा करें, और उसके रेडियो वेव के एम्पलीट्यूड को इस तरह से कम ज़्यादा करें कि जैसे जैसे जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल चेंज हो रहा है, देखें ना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल बढ़ रहा है, ये पीक पे आ गया, फिर ये कम होने लगा, फिर कम होते होते ये बॉटम पे आ गया, फिर ये बढ़ने लगा, बढ़ने बढ़ने पीक पर आ गया, फिर ये कम होने लगा, कम होते होते बॉटम पे आ गया। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है वैसे वैसे आप इसके एम्पलीट्यूड को वेरी करते रहेंगे। जहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा आप अपने रेडियो वेव के एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम कर देंगे, जहाँ जहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा आप रेडियो वेव के एम्पलीट्यूड को मिनिमम कर देंगे। तो आप जो है बेसिकली जो आपका रेडियो वेव है उसके एम्पलीट्यूड को छेड़ेंगे और उसको अकॉर्डिंग टू द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल करेंगे। यानी कि जिस पॉइंट पर इन्फॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा आप उस पॉइंट पर इस रेडियो वेव के एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम कर देंगे, और जहाँ जहाँ इस इन्फॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा वहाँ वहाँ आप अपने रेडियो वेव के एम्पलीट्यूड को मिनिमम कर देंगे। यानी कि आपकी रेडियो वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करेगा और वो सिंक्रोनाइज्ड होगा, किससे, वो सिंक्रोनाइज्ड होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल से। यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है उसका डिस्प्लेसमेंट जिस तरह कम ज़्यादा होता रहेगा उसी तरह आपकी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होता रहेगा। जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो फिर ये प्रोसेस जो है वो मॉड्यूलेशन कहलाएगा या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें आप कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे थे। कैसे चेंज करेंगे ये मैं अभी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली करके दिखाता हूँ। अब आपने इसको मॉड्यूलेट कर दिया, अब इसको आप आगे फेंक देंगे। अब इसको आगे फेंक देंगे, ये एक जगह पे रिसीव होगा। रिसीवर क्या करेगा कि इसके एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन इसको नज़र आ रही होगी ना, उसके हिसाब से आपके इन्फॉर्मेशन सिग्नल को फिर से वो रीड्रॉ करेगा। यानी कि आप फिजिकली अपने इन्फॉर्मेशन सिग्नल को नहीं फेंकेंगे, आप अपने इन्फॉर्मेशन सिग्नल के इमेज को फेंकेंगे। तो जो आपके जो ये मॉड्यूलेटेड वेव जो रेडियो वेव पहुंचेगी रिसीवर तक, तो रिसीवर क्या करेगा कि उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को देखेगा और देखेगा कि भाई इसका एम्पलीट्यूड किस तरह वेरी कर रहा है। तो उसके एम्पलीट्यूड की वेरिएशन को चेक कर कर वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल को रीड्रॉ करेगा। जब इन्फॉर्मेशन सिग्नल को रीड्रॉ कर लेगा तो फिर उसको वो स्पीकर में से गुजारेगा। जब उसको स्पीकर में से गुजारेगा तो वो आवाज़ पैदा होगी। अब ये आवाज़ होगी बेसिकली आपकी ओरिजिनल आवाज़ ये वाली आवाज़ नहीं होगी, बल्कि वो जो सिस्टम होगा वो आपकी आवाज़ को रिक्रिएट कर रहा होगा। अब वो आवाज़ कितनी ओरिजिनल आती है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कितना फाइन है, यानी कि आप कितनी सफाई से जो है वो रेडियो वेव के ऊपर इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करते हैं, और फिर आपका जो डी मॉड्यूलेटर है जो आगे आपका रिसीवर है वो कितनी सफाई से इस इन्फॉर्मेशन सिग्नल को रीजनरेट करता है। जितना वो एग्जैक्ट इसको रीजनरेट करेगा आपकी आवाज़ उतनी ओरिजिनल होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप रेडियो पे आतिफ असलम की आवाज़ सुन रहे हैं तो आपके ख्याल में क्या वो आतिफ असलम की डायरेक्ट आवाज़ आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। आतिफ असलम की आवाज़ तो वहीं पर ही है, स्टूडियो में ही है। आपने क्या किया कि आतिफ असलम की आवाज़ का जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न को आपने छाप दिया किसके ऊपर, एक रेडियो वेव के ऊपर, और इस रेडियो वेव को आपने पूरे शहर में फैला दिया। अब मेरी कार के रेडियो ने उस सिग्नल को कैच किया, उसकी मॉड्यूलेशन को चेक किया कि इस रेडियो वेव में किस तरह से वेरिएशन आ रही है। उस वेरिएशन को देखते हुए उसने एक करंट बनाया और उस करंट को उसने स्पीकर में से गुजारा, तो उस करंट ने एक आवाज़ पैदा की। अब अगर उसने रिसीवर ने रेडियो वेव को बिल्कुल सही हालत में पकड़ा है और उसको बिल्कुल एग्जैक्ट देखा है और बिल्कुल एग्जैक्ट उसको रीजनरेट किया है इन्फॉर्मेशन सिग्नल को, तो जब उसको स्पीकर में से गुजारा जाएगा तो बिल्कुल आतिफ असलम की आवाज़ आएगी। इन्हें का फर्ज करें कि आपका सिस्टम बहुत ही पुअर है, आपने जो मॉड्यूलेशन पे जो चेंजेस किए थे वो अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन सिग्नल नहीं किए थे, फिर आपके रेडियो ने सिग्नल को रिसीव किया
और उसने सिग्नल को बिल्कुल सही से रीजनरेट नहीं किया, तो उससे जो स्पीकर में आवाज़ पैदा होगी फिर वो दायरा आतिफ असलम की आवाज़ नहीं होगी, वो रेशमा की आवाज़ बन जाएगी। अच्छा, ये जो हम वेरिएशन कर रहे हैं कैरियर वेव के ऊपर, ये हम सिर्फ इसके एम्पलीट्यूड में नहीं करते, फ्रीक्वेंसी में भी कर सकते हैं। यानी हम अगर ऐसा करें कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर दें, यानी कि जिस जगह इन्फॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है उस जगह आप कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम कर दें, और जिस जगह पे इन्फॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है वहाँ पर आप कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को मिनिमम कर दें, तो ये भी एक मॉड्यूलेशन है। इस मॉड्यूलेशन को भी आप आगे फेंकेंगे तो आपका रिसीवर जो है वो क्या करेगा, वो इसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करेगा। वो क्या करेगा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट वो मैक्सिमम देगा, और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन सिग्नल के डिस्प्लेसमेंट को कम लेगा, और फिर इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल को रीजनरेट कर देगा, फिर इसको स्पीकर में से पास करेगा, उस स्पीकर से एक आवाज़ पैदा होगी, और जितना अच्छा आपका ये प्रोसेस होगा, जितना फाइन प्रोसेस होगा, आवाज़ उतनी ओरिजिनल होगी। इसको आप इस तरह समझ लें कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर फ़र्ज़ करें कोई आप में से कोई खातून जो है वो बाहर पढ़ने चली जाती है मिसाल के तौर पे, ठीक है, जैसे हम अभी मुझे लिस्ट में खातून कौन नज़र आ रही है, अरीबा नज़र आ रही है मुझे सबसे ऊपर। फ़र्ज़ करें अरीबा जो है वो बाहर पढ़ने चली जाती है, ठीक है। अब इसको जो है वो अपनी अम्मा के हाथ की बिरयानी बहुत याद आ रही है। अब इसने फ़ोन किया अपनी अम्मा को, उसने कहा अम्मा मुझे आपकी बिरयानी बहुत याद आ रही है, वरना यहाँ पे इतनी अच्छी बिरयानी नहीं मिलती। इसकी अम्मा के पास दो तरीके हैं, एक तरीका हो जाएगा बिरयानी पकाएं और उसको टीसीएस कर दें। तो इसकी अम्मा जब बिरयानी को पकाकर टीसीएस करेंगी, तो जब तक बिरयानी इसके पास पहुँचेगी वो बिरयानी जो है वो बेकार हो चुकी है। तो बिरयानी को ताज़ा ताज़ा गरम गरम खाने का मज़ा होता है, वो उसमें मज़ा थोड़ी आएगा। तो अगर वो बिरयानी पकाकर उसको पैक करके टीसीएस करके बेचती हैं तो वो तो एक तरह का फ्रोज़न फूड ही हो जाएगा ना, वो टिन पैक ही हो जाएगा, वो जो ताज़ा ताज़ा गरम गरम बिरयानी है उसका मज़ा थोड़ी आएगा। दूसरा तरीका ये कि इसकी अम्मा बोलें कि देखा बेटा तू अब तरह कुछ काम धंधा भी कर ले। इसकी अम्मा ये करें कि उसकी जो बिरयानी है ना, उस बिरयानी की एग्जैक्ट रेसिपी जो है वो लिखें और उसको व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप कर दिया, अब अरीबा क्या करे, अरीबा ये करे कि उस रेसिपी को देखते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही बिरयानी रीजनरेट करे और फिर इस बिरयानी को रीजनरेट करके खाए। अब उस बिरयानी में इसकी अम्मा की वाली बिरयानी का टेस्ट कब आएगा, जब ये पूरा प्रोसेस जो है ना परफेक्ट होगा, यानी कि इसकी अम्मा बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनाए और वो एक परफेक्ट तरीके से जो है वो उस तक पहुँचे। फर्स्ट करें उन्होंने व्हाट्सएप के बजाय जो है अगर कोई और तरीका तैयार किया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया, तो हो सकता है कि टेक्स्ट मैसेज में बहुत सारे जो लेटर्स हैं वो गड़बड़ कर दें, बहुत सारे फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट ना होते हैं, तो उनको एक ऐसे तरीके से वो मैसेज भेजना पड़ेगा जो कि एग्जैक्ट सारी डिटेल्स को, सारी फाइन डिटेल्स को पहुँचाए इस तक। फिर अरीबा का कमाल ये होगा कि वो उस रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करे और फिर उस बिरयानी को बिल्कुल एग्जैक्टली रीजनरेट करे। अगर वो उस बिरयानी को रीजनरेट कर लेगी तो फिर बोलेगी हाँ भाई अम्मा मज़ा आ गया, आपकी आपकी रेसिपी वाली बिरयानी खाई, आज बहुत मज़ा आया। अब अगर फ़र्ज़ करें कि अरीबा सारा काम परफेक्ट करती भी है, तो जो बिरयानी होगी क्या वो उसकी अम्मा के हाथ की बनी हुई बिरयानी होगी? तो सवाल का जवाब है नहीं। वो जो बिरयानी होगी वो अरीबा ने खुद बनाई होगी, लेकिन इसकी अम्मा ने जो पैटर्न भेजा था उस पैटर्न को फॉलो करते हुए उसने बिरयानी बनाई है, इसलिए एग्जैक्ट वही बिरयानी बनी। तो लिहाजा हम जब आतिफ असलम का गाना भेजेंगे रेडियो से, तो रेडियो वाला आतिफ असलम का गाना नहीं भेजेगा, वो इस रेडियो वेव के ऊपर उसकी रेसिपी लिख के भेज देगा, दो आतिफ असलम की आवाज़ इस तरह से वेरी कर रही है, इस तरह से ऊपर नीचे हो रही है। अब जब वो रेडियो वेव, एक सेकंड रुकिएगा, बाहर ज़रा कुछ लोग शोर कर रहे हैं, इनको समझा के आऊँ, क्लास हो रही है। क्लास हो रही है, आप लोग लग रहा है सरकारी ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ पे चल रहा है, बनाया हुआ, दो ही बनाया हुआ है, पढ़ाने को लोगों को है। ये भाई, तो मैं ये कह रहा था कि जब आप रेडियो पे आतिफ असलम का गाना सुनते हैं तो रेडियो वाला आतिफ असलम का गाना नहीं फेंकता है, बेसिकली वो क्या करता है कि वो आतिफ असलम के गाने का जो उसकी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसके हिसाब से एक रेसिपी लिख देता है रेडियो वेव के ऊपर। अब आपकी गाड़ी का रेडियो जो है ना वो उस रेसिपी को कैच करता है और उस रेसिपी के हिसाब से एग्जैक्टली उसी आवाज़ को रीजनरेट करता है, और आप कहते हैं यार देखो आतिफ असलम की आवाज़ है, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब जरा इस डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर पढ़ें आप, कहाँ चली गई डेफिनेशन, ये रही। अब इस डेफिनेशन को दोबारा एक दफ़ा फिर पढ़ें, अभी भी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा लेकिन आपको अच्छी खासी बात समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरियर वेव इज़ वेरीड। आप एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं?
ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, जो आपकी आवाज़ है, वो उसको उसकी रेसिपी आप उसके ऊपर लिख सकें। इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल। इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपका सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे होता रहेगा, ऐसे ऐसे आप एम्पलीट्यूड को ऊपर नीचे करते रहेंगे या फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करते रहेंगे, और उसके साथ सिंक्रोनाइज करके आप जो है एक रेसिपी बनाएंगे, रेडियो वेव को काट पीट देंगे, और वो कटी पटी रेडियो वेव जब सिग्नल तक जब रेडियो तक पहुंचेगी तो रेडियो उसके पैटर्न को चेक कर कर इंफॉर्मेशन सिग्नल को रीजनरेट करेगा, और उससे फिर आवाज़ को रीजनरेट करेगा, और वो आवाज़ आप तक पहुंचेगी। तो अभी तक ये पता चला कि ये प्रोसेस करने के लिए, इनके मॉड्यूलेशन करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप रेडियो वेव, जिसको आप कैरियर वेव कह रहे हैं, उसको कैरियर वेव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। तो या तो आप रेडियो वेव के एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल, या फिर आप रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल। अब आप दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। ये दो तरह की मॉड्यूलेशन होती है। अगर आप एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं तो फिर ये मॉड्यूलेशन क्या कहलाती है? अगर आप एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं तो फिर ये मॉड्यूलेशन कहलाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यानी कि अगर आप सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए अगर कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को छेड़ते हैं तो फिर कहलाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर आप इस सिग्नल को, इन्फॉर्मेशन सिग्नल को बिठाने के लिए अगर आप कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को अगर वेरी करते हैं तो फिर कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को इन शॉर्ट आप एएम कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को आप इन शॉर्ट एफएम कहते हैं। यानी कि आप जो FM 100 और FM 106.2 सुनते हैं, या आप FM 101 सुनते हैं, या आप FM 107 सुनते हैं, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है। और जो आप रेडियो पाकिस्तान सुनते हैं या BBC लंदन सुनते हैं रेडियो पे, वो तो यार आप लोग नहीं सुनते होंगे, लेकिन बालूज रेडियो पाकिस्तान और वॉइस ऑफ अमेरिका वगैरह जो रेडियो पर आते हैं वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होते हैं। ठीक है, दो तरह की मॉड्यूलेशन होती है, इसको आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि AM कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी कि FM कहते हैं। अब हम जरा डिटेल में देखते हैं कि ये AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किस तरह होती है, और FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किस तरह होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन the amplitude of carrier wave is varied in synchrony with the displacement of information signal। ये जो मॉड्यूलेशन है, इस मॉड्यूलेशन में आप एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे सिंक्रोनाइज करके, किससे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल के हिसाब से आप एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे कैरियर वेव के, और फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। अभी सारा प्रोसेस आप कैसे करते हैं इसको जरा गौर से देखें। देखिए, फर्स्ट करें ये आपका, ये आपने बोला, हमने इसको माइक में से गुजारा, ये क्या बन गया? ये बन गया इन्फॉर्मेशन सिग्नल। ये कौन है भाई? ये आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल है। तो जो आपने बोला था ना, ये आपकी आवाज़ है, दिस इज योर इन्फॉर्मेशन सिग्नल। ये जो है यहाँ पर, ये आपकी कैरियर वेव है यानी कि रेडियो वेव, जिस पर आप इस इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाले हैं। ये रेडियो वेव है जिस पर आप इस इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे। सब एक बात नोट कर लेंगे आप
तो जो मैं रेडियो वेव बना रहा हूँ उसकी फ्रिक्वेंसी जो आपकी इन्फॉर्मेशन सिग्नल से बहुत ज़्यादा है और होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो तो आपकी आवाज़ है ना, तो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी तो मैक्सिमम 20 किलोहर्ट्ज़ होती है, जबकि जो रेडियो वेव होती है उसकी तो फ्रिक्वेंसी स्टार्टिंग मेगाहर्ट्ज़ में होती है। तो लिहाजा फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव या फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव जो है वो बहुत ज़्यादा होगी फ्रॉम इन्फॉर्मेशन सिग्नल। बताएंगे इस डायग्राम को देखकर किस तरह पता चल रहा है कि कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। हाँ भाई, ये बताएंगे इस इन्फॉर्मेशन को देखकर किस तरह पता चल रहा है कि कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो कोई तो बोलोगे सारे गूंगे हो क्या? हाँ, तो इस तरह पता चल रहा है कि इसका जो जवाब है वो ये है कि भाई जो आपका रेडियो वेव है, जो कैरियर वेव है, इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? कैरियर वेव में आपको नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इन्फॉर्मेशन सिग्नल इन द सेम टाइम पीरियड, तो ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। अब हम ये करेंगे, जो हमारी कैरियर वेव है ना, अगर उसको पहले बना लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। मैं अपनी गाइडेंस के लिए लाइन्स ऐसी डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ। राइट, आपको शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, इसलिए आ रही है कि मैं कॉलेज में बैठा हूँ और यहाँ पे कुछ तरक्याती काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, इसलिए आपको ये टक टक की आवाज़ आ रही है। लेकिन आपको बहुत सारे परिंदों की बोलने की आवाज़ भी आ रही है, जो बड़ी खुशाइन बात है। ये सीटियाँ मैं नहीं बजा रहा हूँ, ये तोता होता है बराबर में। राइट, अब देखिए ये जो आपका जब रेडियो वेव है आपकी, वो किस तरह से नज़र आएगी आपको? वो ऐसे नज़र आएगी आपको।
ये बोर्ड पे बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रीन पे स्केच करने में थोड़ा मसला हो रहा है मुझे, बट स्टिल यू कैन सी। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि जो आपकी कैरियर वेव थी, देखिए मैंने इसके एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा किया। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ कम है, फिर यहाँ बहुत ही कम हो गया, फिर यहाँ सबसे कम हो गया। तो देखिए मैंने इसके जो एम्पलीट्यूड को मैं वेरी कर रहा हूँ, कैसे वेरी कर रहा हूँ, जिस जगह में इन्फॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वहाँ पे देखें इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। और जहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, वहाँ पे देखें इसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है। तो हमने इसके एम्पलीट्यूड को वेरी किया विद सिंक्रोनी, इन सिंक्रोनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल। तो जैसे इन्फॉर्मेशन सिग्नल कम ज़्यादा हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो हमने वेव बनाई है, ये वेव कहलाती है मॉड्यूलेटेड वेव। क्या कहलाती है? मॉड्यूलेटेड वेव कहलाती है। अब इसका एम्पलीट्यूड जो कम ज़्यादा हो रहा है, आप कुछ नहीं करें, सिर्फ इसके एम्पलीट्यूड को फॉलो करते रहें। तो अगर आप इसके एम्पलीट्यूड को फॉलो करते रहेंगे ना, टॉप से या बॉटम से, तो आप रियलाइज़ करेंगे इस बात को कि जैसे जैसे आप इसके एम्पलीट्यूड को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो आप इसके एम्पलीट्यूड को अगर आप फॉलो करते हुए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप इसके एम्पलीट्यूड को फॉलो करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, एक कर्व बनाएं, तो कर्व बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जैसे आपका इन्फॉर्मेशन। तो रेडियो बेसिकली क्या करता है, रेडियो करता है कि इस मॉड्यूलेटेड वेव के जो ऊपर का जो शेप है ना, इस शेप को पिक करता है। वो इस शेप को पिक करेगा और उसके पास ये वेव बन जाएगी। और ये वेव बनने का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल बन जाएगा। बस वो इस इन्फॉर्मेशन सिग्नल को फटाफट किस में डालता है, स्पीकर में डालता है, आपकी आवाज़ आएगा। तो ये जो आपने आवाज़ को रिट्रेस किया, आपने कैसे किया, यानी कि आपने अपने इन्फॉर्मेशन सिग्नल को अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव पे कैसे बिठाया, उसके एम्पलीट्यूड को कट करके, उसके एम्पलीट्यूड को आपने वेरी करके कम ज़्यादा करके आपने इस शेप में कम ज़्यादा किया कि एग्जैक्टली वो जो है वो आपके सोर्स सिग्नल का शेप इख्तियार कर गया। और फिर जो रेडियो क्या करता है, इस शेप को फॉलो करता है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को उठा के फेंक देता है, वो सिर्फ उसका शेप देखता है ऊपर का, और उसके ऊपर के शेप से वो एक करंट पैदा करता है ऑल्टरनेटिंग, जो कि आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नल जनरेट हो जाता है। फिर इसको आप स्पीकर में से पास करते हैं, तो आपका जो जनाब क्या होता है, आपका जो है वो गाना बजता है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। मेरे ख्याल से डायग्राम जो है तो बहुत मज़ेदार बनी नहीं है। मैं ये करता हूँ कि कल ये डायग्राम बना के रखूँगा, फिर वो आपको मैं शो करता हूँ क्लास में। मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लासेज ऑन कैंपस में शायद कल, अगर नहीं भी होती तो मैं इसकी एक प्रॉपर डायग्राम बना के आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ उसको। और फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद में आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के वो भी एक्सप्लेन करूँगा इसी तरह से डायग्राम में। और फिर इन दोनों की कुछ कैलकुलेशन हैं, वो कैलकुलेशन करेंगे तो इंशाल्लाह फिर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस मैं अभी थोड़ा बस जो है वो अभी क्लास खत्म करूँगा, कल इसको कंटिन्यू करूँगा। ज़रा मुझे अगला कॉलेज पहुँचना है, तो उसके लिए भी ज़रा मुझे 5-10 मिनट का ट्रैवलिंग टाइम चाहिए। और कल की क्लास तो हमारी 1.5 घंटे की होती है, कल इंशाल्लाह 1.5 घंटे की क्लास होगी हमारी, और उसमें फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल।